नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र बसोया। मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपनी तीसरी कहानी लेकर, जो है निठल्ले की डायरी से शिवशंकर का केस। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो निठल्ले की पहली कहानी में आपने सुना होगा कि निठल्ला ये संकल्प करता है कि अब से मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के काम में दखल दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि वो दूसरों के काम में दखल किस तरह देता है। तो शुरू करते हैं। शिव शंकर का केस। सुबह उठा तो कल का संकल्प याद आया। खुद चाहे कुछ ना करूं, पर दूसरों के काम में दखल जरूर दूंगा। लोग अपने काम में दखल नहीं देने देते जब तक आप उनका भला ना करने लगे। दखल देने के लिए भला करना जरूरी है। मैं भला करने के लिए व्याकुल हो उठा। बाहर निकला तो चबूतरे पर काका पालती मारे बैठे थे। वे एक आंख बंद करके बड़ी एकाग्रता से मूंछ के सफेद बाल को उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक झटका बाल को देकर उन्होंने चुटकी देखी और कहा, हस्सा, बच गया। वो फिर एक आंख बंद करके चुटकी में बाल को पकड़ रहे थे कि सड़क की दूसरी तरफ नजर गई। ए लड़के, एक कुत्ते को पत्थर क्यों मारता है? वो काट खाएगा। अरे भैया, इधर साइकिल क्यों टिकाते हो? हैं? ये चबूतरा है कि साइकिल स्टैंड? मेरी तरफ देखा, बोले, कहां चल दिए? मैंने कहा, काका, मैंने तय किया है कि मैं दूसरों का भला करूंगा। काका बोले, और अपना भला कब करोगे? अरे जो अपना भला नहीं कर सकता वो दूसरों का भला क्या करेगा? वो जानता ही नहीं है कि भला क्या होता है। देखता नहीं है जितने जनता के सेवक हैं सबके घर भरे हुए हैं। क्यों क्यों माल बटोर रखा उन्होंने? इसीलिए कि अपने पास धन होगा तभी ये समझ में आएगा कि धन का महत्व क्या है, और तभी निर्धन जनता की हालत सुधारने की स्फूर्ति पैदा होगी। मैंने कहा, मगर काका, मैंने तो सुना है कि अपना सर्वस्व त्याग कर दूसरों का भला किया जाता है। काका बोले, गलत सुना है। तूने सुना होगा, मैंने तो देखा है। सेवक जी को जानता है, जिनकी चौक में 3 मंजिला इमारत बनी हुई है? आजादी की लड़ाई के जमाने के नेता हैं वो। तब वे गरीब किसानों और मजदूरों के जुलूस निकाला करते थे और नारे लगवाते थे, इनकलाब जिंदाबाद, उजड़े घर होंगे आबाद। इनकलाब जिंदाबाद, उजड़े घर होंगे आबाद। अभी एक दिन किसान मजदूरों ने उन्हें घेर लिया और कहा, सेवक जी, आप हमसे नारा लगवाते थे, इनकलाब जिंदाबाद, उजड़े घर होंगे आबाद। तो इनकलाब आ गया, मगर हमारे घर वैसे के वैसे ही है। वैसे ही गंदे झोपड़े और कमरों में हम भी रहते हैं। सेवक जी ने शांति से बात सुनी और कहा, अरे तुम लोगों को बड़ी गलतफहमी हो गई है। वो नारा तो मैं अपने घर के बारे में लगवाया करता था, और तुम देख ही रही हो वो मेरा 3 मंजिला मकान खड़ा हुआ है। तुम क्या ये समझे कि वो नारा तुम्हारे घरों के बारे में था? बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई तुम्हें तो। हाँ तो हातिम साहब, पहले अपना बाद में दूसरे का। भगवान ने अपने लिए पहले गरुड़ का इंतजाम किया, तब मनुष्य के लिए सवारी के लिए घोड़ा बनाया, तब अभी कुछ सालों पहले हवाई जहाज बनाने दिया। तुम शायद ये विश्वास करते हो कि कबीर महात्मा थे, त्यागी थे। वो खुद भूखे रह जाते थे पर दूसरों को खिला देते थे। तुम उन्हें समझे ही नहीं। वो इतने बुद्धू नहीं थे जितना तुम उन्हें समझते हो। उनका दोहा है, साईं इतना दीजियो जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अब जरा गौर करो, कितनी चालाकी से भरा दोहा है ये। पहले तो उन्होंने कुटुंब का इंतजाम कर लिया, फिर अपना मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। मतलब अपने और परिवार के बाद उन्हें साधु की याद आई, और तुम कहते हो वो खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाते थे। काका ने फिर एक आंख बंद की और सफेद बाल को चुटकी में पकड़ा। उनकी व्यस्तता का फायदा उठाया और मैं वहां से खिसक लिया। सोचा, इस मोहल्ले में सबसे असहाय वो मौसी है जो बूढ़ी है, बीमार है और अकेली है। उसका भला करना चाहिए। मैं मौसी के घर पहुंचा। मौसी, ओ मौसी। कौन है रे? मौसी जो जो बूढ़ी और बीमार होती गई, त्यों त्यों निर्मम और कर्कश होती गई। ममता भी शक्ति के साथ चलती है। निर्बल का क्या प्रेम, क्या ममता और क्या सहानुभूति। मैंने कहा, मौसी,
चल तुझे डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। अरे अब क्या डॉक्टर के पास जाऊंगी, अब तो भगवान के पास ही जाऊंगी बेटा। मौसी, क्या तू जीने से बिल्कुल ऊब गई? हाँ रे, अब तो जल्दी मौत आ जाए तो ठीक रहे। तो मौसी ला, मैं तेरा गला घोट दूं। तेरे मुंह में आग क्यों नहीं लगती रे? हैं हरामजादे हैं? अरे मौसी मौसी, नाराज ना हो, मैं तो तेरा भला करना चाहता हूँ। अगर तुझे घुटवाने में तकलीफ होती हो तो जहर ला देता हूँ। अरे तेरे ऊपर बिजली गिरे हरामजादे, मुझे मारने चला है। अरे मौसी, ना तू मरना चाहती है, ना तू दवा खाती है, ना जहर खाती है। आखिर मैं तेरा भला किस तरह करूं? मैं ही मिली हूँ तुझे भला करने को। इतने लोग पड़े हैं, उनका भला क्यों नहीं करता? अरे मौसी, चल निकल निकल यहाँ से हरामजादा। मुझे डॉक्टर के पास दिखाने आया है या भगवान के पास भेजने आया? निकल यहाँ से। अरे मौसी, चली लेके मेरे पीछे भागी और मैं मौसी के आगे। खैर, गणेश बाबू के पास पहुंचा। गणेश बाबू, आप कह रहे थे कि आपकी तरक्की रुकी हुई है। चलिए सेक्रेटरी से कह के करवा देता हूं। तरक्की तो पिछले महीने हो चुकी, सत्यनारायण की कथा भी हो गई, तो एक तरक्की और दिला देता हूं। इतनी जल्दी जल्दी तरक्की नहीं मिलती। ये भी गए। वाजपेयी जी के पास पहुंचा। वाजपेयी जी, आपके बच्चों को स्कूल में भर्ती करा दूं? वाजपेयी जी बोले, अरे किस दुनिया में रहते हैं आप? हैं? वो तो जुलाई में हो चुकी भर्ती, अब तो नवंबर का पहला हफ्ता चल रहा है। कोई ऐसा ना मिला जिसका भला मैं कर सकूं। मैं घर लौट आया। अब मुझे समझ आया कि लोग स्वार्थी क्यों हो जाते हैं। वो दूसरों का भला करना चाहते हैं, पर कोई उनसे भला कराने को तैयार नहीं होता। निराश होकर वो अपना भला करने लगते हैं। लोग उनकी निंदा करते हैं, पर वे दया के पात्र हैं। वे मजबूरी में स्वार्थी हो गए हैं। मोहल्ले में शायद खबर फैल गई थी। दोपहर को एक आदमी मेरे पास आया और बोला, सुना है आप किसी का भला करने के लिए सवेरे से विकल हैं, पर कोई फंस नहीं रहा है। मैं अपना भला करा लेता हूं। बोलिए कितने पैसे देंगे? मैंने कहा, रुपए तो मेरे पास है नहीं, तुम चाहो तो भला कराकर मुझे 5 जूते मार लेना। वो भी निकल ली। उनसे भी सौदा नहीं पटा। आखिर तीसरे पहर शिवशंकर बाबू आए। उनका विकास शहर में दिखता है। 1 से 3 मकान हो चुके हैं। मिसेस शिवशंकर का भी खूब विकास हुआ है। कपड़े छोटे पड़ जाते हैं। जायदाद की जांच होती है तो शिवशंकर कह देते हैं ससुराल की तरफ से मिली है। ना जाने ऐसे ससुर किस कोने में रहते हैं जो जिंदगी भर किश्तों में दहेज देते हैं, और वे हमेशा सरकार के कुछ महकमों के अफसरों को ही बेटी क्यों ब्याह देते हैं। शिवशंकर बाबू ने कहा, आप भला करना चाहते हैं ना, तो मेरा भला कीजिए। मेरा तबादला एक बहुत खराब जगह हो गया है, मुझे किसी अच्छी जगह भिजवाइए। मैं बहुत खुश हुआ और शाम को बड़े साहब के बंगले पे पहुंच गया। वो लॉन में खड़े थे, दोनों हाथ पतलून की जेब में डाले थे। मैंने पूछा, आप लोग पतलून की जेब में हाथ डाले क्यों रहते हैं? साहब ने कहा, हाथ इतने गंदे हैं कि उन्हें छिपाए रहते हैं। वो डूबते सूरज को इस तरह देख रहे थे जैसे वो उनका चपरासी हो। उन्होंने आसमान को ऐसे देखा जैसे वो उनके सामने क्लर्की का इंटरव्यू देने आया हो। मैंने कहा, आप खुलकर फूल क्यों नहीं तोड़ते, खुलकर उसे क्यों नहीं सूंघते? साहब ने जवाब दिया, कई सालों का ऐसा अभ्यास पड़ गया है कि अपने ही बगीचे का फूल तोड़ते जी धड़कता है। मैंने पूछा, कैसा लगता है? बोले, ऐसा लगता है जैसे पौधों से घूस ले रहे हो। उनके मुख पर चौकस मुस्कान आ गई। बोले, कहिए क्या काम है? मैंने कहा, मुझे आपने पहचाना नहीं? नो, आई डोंट रिमेम्बर। मैंने कहा, पिछले साल आपका एक स्कैंडल अखबार में छपने आया था जिसे मैंने रुकवाया था। कैसा स्कैंडल? मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। मैंने कहा, पिछले साल मेरी गली के कुत्तों ने आपको देखकर भौंकना बंद कर दिया था। वो फोटो और चिट्ठियां अभी भी मेरे पास हैं। अब उन्होंने एकदम मुझे पहचान लिया। फिर चेहरे पर मीठी मुस्कान आ गई। उपदेश, अगर आप चाहते हो कि कोई आपको हमेशा याद रखे तो उसके दिल में प्यार पैदा करने का झंझट मत उठाओ। उसका कोई स्कैंडल मुट्ठी में रखो।
वो सपने में भी प्रेमिका के बाद तुम्हारा चेहरा देखेगा। फिर उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, नाम बताया, अपने पास कुर्सी पर बिठा लिया। चेहरे पर फिर मुस्कान, चौकस, 1/100 किलोमीटर का भी फर्क नहीं, चश्मे की तरह पहनी हुई। मैंने पूछा, ये किस दुकान पर मिलती है? क्या? मैंने कहा, यही मुस्कान चश्मे की दुकान पर मिलती है कि जनरल स्टोर में? वो बोले, अरे ये तो हम लोगों को सरकार की तरफ से सप्लाई होती है, 10-12 तरह की होती है। पहली मुस्कान जो मैंने आपको दी थी वो -1 नंबर की थी, वो टालने के काम आती है। 2-4 मुझे मिल सकती है, मैंने कहा। वो बोले, हाँ, जितनी चाहिए स्टोर से निकलवा दूंगा। मैंने बोला, क्या दाम लगेंगे? कुछ नहीं लगेंगे। मेरे हेड क्लर्क के बच्चे भी तो आखिर दफ्तर के फार्मों पर स्कूल का कच्चा काम करते हैं। मैंने कहा, फिर भी आपको मुस्कानों का हिसाब तो रखना पड़ता होगा। अरे वो बोले, अरे तो क्या हुआ, राइट ऑफ कर दूंगा, लिखा दूंगा, 6 मुस्कानें सड़ गई। अब मुझे शिवशंकर के तबादले की बात करनी थी। एकदम से ये बात छेड़ देना ठीक नहीं है। पहले कुछ यहां वहां की बातें करूंगा, फिर धीरे से शिवशंकर की बात भी कर लूंगा। मैंने कहा, ये जो समाजवादी विकास योजनाएं चल रही हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग चल रहे हैं, इनसे देश की हालत में कितना परिवर्तन हो रहा है? साहब बोले, देश में भारी परिवर्तन हो रहा है। देखिए ना, कपूर फाइनेंस में चला गया, करेला का होम में तबादला हो गया, शर्मा एजुकेशन में चला गया, रस्तोगी डिस्ट्रिक्ट में चला गया, वर्मा फिर एक्साइज में लौट आया। मैंने कहा, मेरा मतलब है देश की हालत में कुछ खास परिवर्तन हुए हो तो? साहब बोले, हाँ भाई, हाँ, खास ही बता रहा हूं। राय लीव पर चला गया, श्रीवास्तव की इंक्वायरी हो रही है, भगत अभी भी फॉरेस्ट में गया, बंदोबस्तर को स्पेशल ड्यूटी पर भेज दिया गया, सिंगर डेवलपमेंट में गया, पीके ट्रांसपोर्ट में गया, रेवेन्यू में कश्यप फिर आ गया, शंकर जीएडी में गया। मैंने और निश्चित सवाल किया, इस बीच देश की हालत में कुछ सुधार हुआ है? साहब बोले, सुधार? अरे हालत बिगड़ी है, आपको मालूम नहीं? सक्सेना मुझे सुपरसीड कर गया। अब साहब उदास हो गए, अपने पपीते के पौधे को देखकर बोले, ये पपीता बाद में लगाया था, पर ये पहले वाले को सुपरसीड कर गया। मैंने कोशिश की कि इनका ध्यान इस दुखद प्रसंग से हटाऊं। मैंने कहा, ये बताइए कि देश की इस साल की सबसे बड़ी घटना कौन सी है? वो बोले, यही सक्सेना मुझे सुपरसीड कर गया। उन्हें सुख देना मेरे वश के बाहर की बात थी। आखिर मैंने शिवशंकर के तबादले की बात की तो साहब बोले, कहां तबादला करें? फला जगह सीएम का भांजा है, फला जगह ईएम का साला है। मैंने पूछा, सर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां किसी का कोई ना हो? साहब बोले, हाँ है, एक जगह है, और वहीं तो ये शिवशंकर है। मैं घर लौट आया। शिवशंकर का भला भी मेरे हाथों ना हो सका। नमस्कार।